हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक्सप्लेन स्टडी वन पर, बिहार का नंबर वन चैनल। इस वीडियो से आपके एग्जाम में 15 नंबर पक्का लड़ेगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में हिंदी वर्णिका भाग 2 की सभी चैप्टर को कवर करने वाले हैं। कवर कहने का मतलब है हिंदी वर्णिका भाग 2 के सभी चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 15 नंबर का सवाल की बात है जो आपको कुछ ही मिनटों में मिलने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हिंदी वर्णिका भाग 2 क्या है। तो दोस्तों, यह एक किताब है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे साल भर नहीं पढ़े होंगे, इसलिए वह किताब के बारे में नहीं जानते होंगे। इसलिए हम आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की क्लास 10th में हिंदी की 2 किताब चलता है। ठीक है, पहला किताब का नाम है गोधली भाग 2, जिससे आप भली भांति जानते होंगे, और दूसरा जो किताब है हिंदी वर्णिका भाग 2, इससे 15 नंबर पूछा जाता है और गोधली भाग 2 से 45 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो इस वीडियो से आपको हिंदी वर्णिका भाग 2 में कितना 15 नंबर मिलने वाले हैं। और बिल्कुल टेंशन ना ले, सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं। तो अगर सब्जेक्टिव का जोड़ दें तो 5 नंबर और आपको मिलेगा, यानी कि 15 5 20 नंबर आपको पूरे इस वीडियो से मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हमारा पहला जो चैप्टर है, क्या है चैप्टर का नाम, दही वाली मंगम्मा। यानी कि हिंदी वर्णिका भाग 2 में जो किताब है उसका पहला चैप्टर कौन सा है, तो दही वाली मंगम्मा। जिसका लेखक कौन है, तो श्रीनिवास है। ठीक है, जिसका लेखक कौन है, तो श्रीनिवास है। श्रीनिवास याद रखिएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं ले, ट्रिक से भी हम याद करा लेंगे। पहले हम इस वीडियो को पूरा देखते हैं क्या है कहानी। इस चैप्टर का लेखक कौन है, श्रीनिवास, जो एक क्या है कन्नड़ कहानीकार है। कहाँ के रहने वाले थे, तो कन्नड़ मतलब कर्नाटक के रहने वाले थे। तो क्या है, कन्नड़ कहानीकार है। ठीक है, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, आपके एग्जाम में पूछ देगा श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। तो जो लेखक है दही वाली मंगम्मा, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, तो मास्ती वेंकटेश अयंगर है, अयंगार, मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्या याद रखेंगे, मास्ती वेंकटेश अयंगार किनका नाम है, तो श्रीनिवास का। ठीक है, अच्छा, श्रीनिवास का कब जन्म हुआ था, यानी कि जो मास्ती वेंकटेश अयंगर है उनका जन्म कब हुआ था, 1891 में हुआ था। 1891 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक के कोलार नामक स्थान में हुआ था। कर्नाटक के कोलार नामक स्थान में हुआ था। इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि जो श्रीनिवास का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगर, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो कब हुआ, तो 1891। कहाँ हुआ, तो कर्नाटक के कोलार नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, कोलार नामक प्रांत में हुआ था। प्रांत भी कह सकते हैं, स्थान भी कह सकते हैं, यानी कि कर्नाटक में हुआ था। इसलिए क्या कैसा कैसा कहानीकार है, तो कन्नड़ कहानीकार है। ठीक है, कैसे कहानीकार हैं, तो कन्नड़ कहानीकार। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था, इसलिए कन्नड़ कहानीकार है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इनके द्वारा, श्रीनिवास के द्वारा एक क्या लिखा गया, कहानी संकलन लिखा गया। कहानी संकलन लिखा गया। कहानी संकलन का नाम क्या है, यहाँ पर देखेंगे, कहानी संकलन का नाम है सन्नू कथेगुल्लू। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सन्ने कथेगुल्लू किनके द्वारा लिखा गया है, तो क्या उत्तर देंगे, तो श्रीनिवास जी के द्वारा लिखा गया है। श्रीनिवास जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो क्या है, इस तरह से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है इसी प्रश्न को। तो सन्नू कथेगुल्लू क्या है, तो एक कहानी संकलन है। ठीक है, सन्नू कथेगुल्लू क्या है, तो एक कहानी संकलन है। ठीक है, याद रखिए, कहानी संकलन है। सन्नू कथेगुल्लू क्या है, कहानी संकलन है, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। कब, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। कब, तो 1968 में। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। कब, तो 1968 में नवाजा गया था। ठीक है, ये तो हो गया लेखक का परिचय। अब जानते हैं इस कहानी के बारे में। जो दही वाली का मंगम्मा है, इसका हिंदी अनुवादक, ये कहानी किसमें लिखा गया था, कन्नड़ में लिखा गया था। लेखक कैसे, कहाँ के रहने वाले, कर्नाटक के, यानी कि कन्नड़ वो जानते हैं। तो क्या कहानी जो लिखे थे कन्नड़ में लिखे थे, उसको हिंदी में किसने रूपांतरित किया, यानी कि अनुवादक का मतलब होता है रूपांतरण करने वाला। जिस तरह से आप यहाँ ट्रांसलेशन बनाते होंगे, जैसे हिंदी के इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, उसी तरह से कन्नड़ से हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो BR नारायण ने किया। ठीक है, यानी कि दही वाली मंगम्मा जो कहानी है, दही वाली मंगम्मा क्या है, तो एक कहानी है जिसका हिंदी अनुवाद किसने किया, तो BR नारायण ने किया। ठीक है, आप याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछ देगा कि दही वाली मंगम्मा का हिंदी अनुवादक कौन है, या फिर हिंदी रूपांतरक कौन है, तो कौन है, रूपांतरण करने वाले कौन है, तो BR नारायण। ठीक है, आपको याद रहेगा, याद रहेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं ले। इस अभी जस्ट ही आपको हम ट्रिक से ये वाला याद करवा देंगे। ठीक है, जो दही वाली मंगम्मा है, कैसी कहानी है, तो भावना प्रधान कहानी है। कैसी कहानी है, तो भावना प्रधान कहानी है। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है, दही वाली मंगम्मा कैसी कहानी है, तो यह एक भावना प्रधान कहानी है। ठीक है,
अब हम इस कहानी के बारे में जानते हैं। जो दही वाली मंगम्मा है, इस कहानी में मुख्य पात्र कौन है? इस कहानी की मुख्य पात्र कौन है? तो मंगम्मा है, ठीक है, मंगम्मा है। इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो मंगम्मा है, ठीक है। जो कहाँ के रहने वाली है? तो बेंगलुरु के रहने वाले। बेंगलुरु कहाँ? बेंगलुरु के कौन सा गांव? तो वेंकटपुर। बेंगलुरु की वेंकटपुर की रहने वाली है, याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछ देगा कि मंगम्मा कहाँ की रहने वाली है? तो बेंगलुरु की वेंकटपुर की रहने वाली। क्या बेचती है? तो दही बेचती है। क्या बेचती है? तो दही बेचती है, ठीक है। अब हम आगे जान लेते हैं मंगम्मा के बहू का नाम क्या है। तो मंगम्मा के बहू का नाम क्या है? नजम्मा नाम है, ठीक है, नजम्मा। पूरा न, पूरा ज, आधा म, मकरमा, नजम्मा, ठीक है, नजम्मा नाम है, नजम्मा। नजम्मा किसका नाम है? तो मंगम्मा के बहू का नाम क्या है? तो नजम्मा नाम है, याद रखिएगा, रखिएगा, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट किया है मंगम्मा का एक पोता है। इस कहानी में जो दही वाली मंगम्मा है, उस कहानी में, इस कहानी में क्या है? मंगम्मा का एक पोता जिसका नाम का वर्णन नहीं किया गया, यानी कि नहीं बताया गया, ठीक है, सिर्फ एक पोता है। इसी कहानी में एक रंगप्पा का भी किरदार है। रंगप्पा कौन है? इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि रंगप्पा कौन था, तो इस तरह से इसका उत्तर देंगे, रंगप्पा इसी गांव का एक जुआरी था। किस गांव का? जिस गांव का मतलब मंगम्मा रहने वाले, यानी कि वेंकटपुर, बेंगलोर वेंकटपुर का यहाँ रहने वाला कौन है? रंगप्पा। रंगप्पा जो क्या था? तो एक जुआरी था, ठीक है, यानी कि जुआ खेलता था, जुआ खेलने वाला था, ठीक है। तो ये कहानी तो आप समझ गए होंगे। जो दही वाली मंगम्मा जो कहानी कैसी कहानी है? तो कन्नड़ कहानी है, ठीक है। जो कहानी है कहाँ से लिया गया है? दही वाली मंगम्मा जो कहानी कहाँ से लिया गया? तो ये भी याद रखिएगा, नेशनल ट्रस्ट बुक इंडिया से लिया गया है, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा। इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दही वाली मंगम्मा का लेखक कौन है? तो जल्दी से बोलिए, श्रीनिवास, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है? प्रश्न पूछा देगा तो मास्ती वेंकटेश अयंगर है, ठीक है, मास्ती वेंकटेश अयंगर है। इनका जन्म कब हुआ? यानी कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ? तो 1891 में हुआ, 1891 में हुआ। कहाँ हुआ? तो कर्नाटक के कोलार नामक प्रांत में, यानी कि कर्नाटक कोलार में हुआ, ठीक है। इनके द्वारा क्या लिखा गया? तो एक कहानी संकलन लिखा गया। कौन? उस कहानी संकलन का नाम क्या है? तो सन्नू कथे गिल्लू है, ठीक है, जिसे कब पुरस्कृत किया गया? तो 1968 में। किस पुरस्कार से? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से, याद रखिएगा, याद रहेगा, ठीक है। मंगम्मा के बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा था। ये भी याद रखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में, कि पूछ देगा कि मंगम्मा के बहू का नाम क्या है? तो नजम्मा, ठीक है। आगे है, मंगम्मा का एक पोता है, ये भी याद रखिएगा, रंगप्पा इसी गांव का एक जुआरी है। किस गांव का? जिस गांव में मतलब मंगम्मा रहते थे, ठीक है। मंगम्मा क्या बेचती है? तो दही बेचती है। दही वाली मंगम्मा का मुख्य पात्र कौन है? तो मंगम्मा है, ठीक है। मंगम्मा कैसी कहानी है? तो कन्नड़ कहानी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कर्नाटक का लेखक है, तो वो क्या कन्नड़ जानते थे, तो किसमें यहाँ कहानी लिखा गया था? तो कन्नड़ में ही लिखा गया था, जिसका हिंदी अनुवादक किसने किया? तो B.R. नारायण ने किया, ठीक है, B.R. नारायण ने किया। जो ये कहानी है दही वाली मंगम्मा, कहाँ से लिया गया? तो नेशनल ट्रस्ट बुक इंडिया से लिया गया है। हमने इसे दोबारा रिवाइज कर लिया। अब हम इसे ट्रिक से जान लेते हैं कि इसका लेखक का नाम कैसे ट्रिक से याद रखेंगे। जो दही है, हम ट्रिक आपको दे रहे हैं। जो दही है इसे कहाँ बेचा जाता है? हमेशा निवास में बेचा जाता है, ठीक है, निवास यानी कि घरों में बेचा जाता है। घर क्या है? पर्यायवाची है, यहाँ निवास, घर का पर्यायवाची निवास, यानी कि दही को हमेशा कहाँ बेचा जाता है? तो निवास में। इस तरह से हम ट्रिक से याद रखेंगे कि दही वाली मंगम्मा है जो क्या है, इनका लेखक कौन है? तो श्रीनिवास है, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा, पर लेकिन आपको आगे याद रखना पड़ेगा श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो मास्ती वेंकटेश अयंगर। इनका जन्म 1891 में हुआ था। कहाँ हुआ? तो कर्नाटक कोलार में हुआ था। इनके द्वारा एक कहानी संकलन लिखा गया जिसका नाम है सन्नू कथे गिल्लू, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। अब देखो यार, यहाँ इधर है, इनका हिंदी अनुवादक का नाम कैसे याद रखेंगे? जैसे दही वाली मंगम्मा का हिंदी अनुवादक कौन है? हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो B.R. नारायण ने। इसे इस तरह से याद रखेंगे। देखो यार, दही में हमेशा कैसे खाते? दही को कैसे खाते? चीनी या नमक डालकर पीते हैं, ठीक है। अगर दही को पीना रहता तो क्या? इस तरह से हम आपको ट्रिक दे रहे हैं, ठीक है। तो नमक डालकर पी लेते हैं, देखते होंगे, मट्ठा जिसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या पियेंगे? बियर डाल के। बियर डाल के दही में, ऐसे यहाँ कोई सुने होंगे नहीं कि कोई दही में बियर डाल के पीता है, लेकिन हम आपको ट्रिक दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि दही में हम पियेंगे तो क्या डाल के पियेंगे? तो बियर से क्या हम B.R. करेंगे। जहां पर भी B.R. यहाँ दिखे, B.R. नारायण में टिक मार देना है। आप समझ गए होंगे। दही में क्या यहाँ डालकर पियेंगे? तो बियर कहने का मतलब B.R., इसे B.R. उच्चारण करेंगे, B.R. यानी कि ऐसे याद रहेगा। आपको ट्रिक दे दिया। दही में क्या है डालकर पियेंगे? तो बियर का मतलब B.R. नारायण। क्या B.R. नारायण कौन है? तो इसका हिंदी अनुवादक है, ठीक है। ये कहानी कैसा था? तो कन्नड़ में लिखा गया था, हिंदी अनुवादक है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, आपको इतना याद हो गया होगा।
इसे दोबारा रिवाइज कर लेंगे, नहीं हुआ तो ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। हमारा दूसरा चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास। क्या नाम है? ढहते विश्वास। जिसका लेखक कौन है? सातकोड़ी होता। ये हिंदी वर्णिका भाग 2 का दूसरा चैप्टर है, ठीक है। तो इसे हम पढ़ते हैं। तो ढहते विश्वास का लेखक कौन है? तो सातकोड़ी होता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। कैसे कहानीकार है? तो उड़िया कहानीकार है। कैसे कहानीकार है? तो उड़िया कहानीकार है, ठीक है। ढहते विश्वास है जो लेखक है सातकोड़ी होता, जो एक उड़िया कहानीकार है। इनका जन्म कब हुआ? तो 1929 में हुआ था। कब हुआ इनका जन्म? कब हुआ? सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ? तो 1929 ईस्वी में हुआ। कहाँ? तो मयूरभंज उड़ीसा में हुआ। मयूरभंज कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। यानी कि उड़ीसा के रहने वाले हैं, ठीक है। यानी कि सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ? तो 1929। कहाँ? तो मयूरभंज उड़ीसा में हुआ, ठीक है। अब जानते हैं इधर जो ढहते विश्वास है उसका हिंदी अनुवादक कौन है? यानी कि हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया। किसने किया? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया। याद रखिएगा, इसे हम ट्रिक्स याद करा देंगे। जो ये ढहते विश्वास कहानी कहाँ से लिया गया? तो विभूति प्रकाशन दिल्ली से लिया गया। विभूति प्रकाशन दिल्ली से लिया गया, इसे याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है ढहते विश्वास कहानी। ढहते विश्वास जो कहानी है, कैसी कहानी? इस कहानी में किस चीज का चित्रण किया गया है? तो इस कहानी में उड़ीसा का जनजीवन का चित्रण किया गया। यानी कि इस कहानी में उड़ीसा के बारे में बताया गया। क्या बताया गया? तो आगे देखते हैं। जिसमें बताया गया है बाढ़ और सुखाड़ के प्रकोप के बारे में। यानी कि बाढ़ और सुखाड़ के प्रकोप के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इस कहानी की मुख्य पात्रा कौन है। तो इस कहानी की मुख्य पात्रा लक्ष्मी है। यानी कि इस कहानी का जो मुख्य पात्रा है उसका नाम क्या है? तो लक्ष्मी है, ठीक है। यानी कि ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन है? तो लक्ष्मी है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस कहानी की मुख्य पात्रा कौन है? तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत है? तो 1 बीघा खेत है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। लक्ष्मी के पास कितना बीघा खेत है? तो 1 बीघा खेत है, ठीक है। जिसका पति का नाम क्या है? तो लक्ष्मण है। जिसका पति का नाम क्या है? लक्ष्मण। यानी कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो लक्ष्मण है। इस कहानी में एक मुख्य पात्र है लक्ष्मी, जिसका पति का नाम लक्ष्मण है, ठीक है। इतना बार बोलेंगे कि आपको याद हो जाएगा वीडियो को देखते देखते, इसलिए आप देखते रहिए। पति जो है क्या? कलकत्ता में काम करता है। जो यहाँ लक्ष्मी का पति है कहाँ काम करता है? तो कलकत्ता में काम करता है। कहाँ काम करता है? तो कलकत्ता में काम करता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं लक्ष्मी के कितने बच्चे हैं? तो लक्ष्मी के 4 बच्चे हैं। ये भी आपकी मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो लक्ष्मी के कितने बच्चे? तो 4 बच्चे हैं। आगे पॉइंट है इस कहानी में, लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ छिटपुट काम करती है। तहसीलदार कहने का मतलब बड़े आदमी, ठीक है। और छिटपुट कहने का मतलब छोटा मोटा काम करती है। यानी कि लक्ष्मी अपने घर चलाने के लिए क्या कुछ छोटा मोटा काम कर लेती है। पति है जो यहाँ मतलब कलकत्ता में काम करता है, कुछ पैसा मतलब घर भेजते हैं, और जो बाकी है यहाँ अपने घर चलाने के लिए तहसीलदार के यहाँ छिटपुट काम कर लेती है, ठीक है। और आगे है इस कहानी में दलई बांध टूटने की चर्चा की गई। यानी कि इस गांव में जो उड़ीसा है, उड़ीसा गांव में एक दलई बांध है। यानी कि दलई बांध, यानी कि इस कहानी में किसका चित्रण किया गया? तो उड़ीसा का चित्रण किया। इसी गांव मतलब उड़ीसा में एक दलई बांध है, जो दलई बांध टूटने की चर्चा की गई है इस कहानी में, ठीक है। आगे जो पॉइंट है क्या है? गुण निधि कटक से लौटा था। तो हम जान लेते हैं गुण निधि कौन है। गुण निधि इसी गांव का एक लड़का है, ठीक है, जो कटक से पढ़ लिख कर लौटा था। एक पढ़ा लिखा युवा है, ठीक है। यानी कि गुण निधि कटक से लौटा था। ये प्रश्न पूछ देगा कि गुण निधि कहाँ से लौटा? तो कटक से लौटा था। कहाँ से? तो कटक से लौटा था, याद रखिएगा। इस कहानी में माँ चंडेश्वरी से गांव के लोगों का भरोसा ही टूट गया, क्योंकि दलई बांध था जो किया गांव जो टूट गया था, ठीक है। जिससे मतलब मंदिर तक ले पानी आ गया था। इस कहानी में बताया गया है कि जो दलई बांध था वो क्या टूट गया, जिससे क्या माँ चंडेश्वरी यानी कि जो देवी देवताओं से था क्या लोगों का भरोसा ही टूट गया, ठीक है। इस कहानी में ऐसा बताया गया। आगे है लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत था। लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था? अच्युत था। याद रखिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? तो अच्युत था, ठीक है। आगे है लक्ष्मी का घर महानदी बांध के नीचे था। यानी कि इस तरह से भी प्रश्न पूछ देगा लक्ष्मी का घर कहाँ था? तो महानदी बांध के नीचे था, ठीक है। इसी कहानी में थोड़ा सा तूफान के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। कहानी के बीच में थोड़ा सा तूफान के बारे में वर्णन किया गया, जिसमें बताया गया है लक्ष्मी का घर तूफान के कारण टूट गया था, ठीक है। इसे भी याद रखेंगे, लक्ष्मी का घर कैसे टूटा था? तो तूफान के कारण टूटा था।
ठीक है, ये कहानी को दोबारा से देख लेंगे, हाँ वीडियो समझ में नहीं आया तो अब इसे हम ट्रिक से याद करा देते हैं। ठीक है, जो ढहते विश्वास से क्या है, सातकोड़ी होता है, इसका लेखक कौन है, सातकोड़ी होता है। ठीक है, इसे हम कैसे याद रखेंगे, बच्चे बहुत सारे होते हैं जो भूल जाते हैं चैप्टर और लेखक का नाम, तो इसे इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, जो ढहते विश्वास है क्या है, चैप्टर का नाम है। जो विश्वास है कितना कौड़ी में ढह गया, इस तरह से याद रखें, कितना कौड़ी में ढह गया तो 7 कौड़ी में ढह गया, कितना कौड़ी में यहाँ ढह गया तो 7 कौड़ी में, हमेशा याद रखिएगा। जो ढहते विश्वास कहानी कितना कौड़ी में ढह गया तो 7 कौड़ी में ढह गया। ठीक है, इस तरह से आपको याद रहेगा, यानी कि ढहते विश्वास का जो लेखक है कौन है, तो सातकोड़ी होता, यानी कि 7 कौड़ी में ढह गया तो सातकोड़ी होता लेखक हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि अब इसका लेखक का नाम हम कैसे याद रखेंगे, ये भी थोड़ा सा एक ट्रिक है जो आपको बता देते हैं। देखो, ढह गया उड़िया गया, ढह गया उड़िया गया, जो विश्वास है क्या, ढह गया उड़िया गया, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। ढह गया उड़िया गया, यानी कि उड़िया गया से क्या, जो लेखक हैं, ढह गया उड़िया गया, इससे लेखक ढह गया उड़िया गया से क्या, ये उड़िया कहानीकार है। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। जो विश्वास है किया गया, ढह गया और उड़िया गया, इस तरह से हम याद रखेंगे। तो ट्रिक हमारा क्या निकलता है, ट्रिक से जो लेखक है क्या है, उड़िया है, यानी कि उड़िया कहानीकार है, उड़ीसा के रहने वाले। ठीक है, इस तरह से आप मतलब इस पे ये भी जान लेंगे कि इनका जन्म उड़ीसा में ही हुआ होगा। ठीक है, कब हुआ तो 1929 में, ये आपको खुद से याद रखना पड़ेगा। इनका देखो हिंदी अनुवादक पूछ देता है आपके एग्जाम में, ढहते विश्वास का हिंदी अनुवादक कौन है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो बहुत सारे बच्चे भूल जाते, तो इसे इसका भी एक छोटा सा हम ट्रिक बना दिए जो आप याद रखेंगे। देखिए, इस कहानी के बीच में हम लास्ट में आपको हम बताएं कि जो लक्ष्मी का घर है वो क्या होता है, लक्ष्मी का घर तूफान के कारण टूट जाता है। देखो, घर टूट जाता है तो कैसे उसे मरम्मत कराने के लिए किसकी जरूरत होता है, तो मिस्त्री का जरूरत होता है। ठीक है, मिस्त्री से हम क्या याद रखेंगे, मिस्र। मिस्त्री से हम क्या याद रखेंगे, मिस्र। मिस्त्री से हम निकाल लेते हैं मिस्र, यानी कि जिसके लास्ट में मिस्र लगा रहेगा उसमें आपको टिक मार देना, यानी कि राजेंद्र प्रसाद मिश्र आपको याद रहेगा। लक्ष्मी का घर का टूट गया था, यानी कि तूफान के कारण टूट गया था, जिसके मरम्मत के लिए क्या, उसे मिस्त्री की जरूरत था। मिस्त्री से हम क्या निकालिए, मिस्र, यानी कि जिसके लास्ट में मिस्र रहेगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र में टिक मार देना, यानी कि ढहते विश्वास का हिंदी अनुवादक कौन हो जाएंगे, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इससे ज्यादा इस चैप्टर में ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस तरह से। ठीक है, अब चलते हैं 3 नंबर चैप्टर में। हमारा तीसरा चैप्टर का नाम है माँ। माँ जो है क्या है, एक कहानी है जिसका लेखक कौन है, ईश्वर पेटलीकर, जो कहाँ के रहने वाले, गुजरात के रहने वाले, यानी कि एक गुजराती लेखक है। ठीक है, इसे किस तरह से याद रखेंगे, इसका भी हम ट्रिक आपको लास्ट में बता देंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ते हैं। जो ईश्वर पेटलीकर है, इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया। उपन्यास का नाम क्या है, काला पानी। काला पानी क्या है, एक उपन्यास। इस तरह से आपके एग्जाम में पूछ देगा कि काला पानी किनके द्वारा लिखा गया है, तो काला पानी ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया। काला पानी क्या है, तो उपन्यास है। ठीक है, आप याद रखेंगे, काला पानी क्या है, तो उपन्यास है, एक उपन्यास है, एक मोटा ग्रंथ है। ठीक है, खून की सगाई क्या है, एक कहानी है। इस तरह से आपके एग्जाम में पूछ देगा कि खून की सगाई किनके द्वारा लिखी गई है, तो ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, यानी कि ये हिंदी वर्णिका भाग 2 का तीसरा चैप्टर है, यानी कि हिंदी वर्णिका भाग जो किताब है, इससे टोटल 15 नंबर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको 15 में 15 पूरा नंबर इसी वीडियो से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हम ये अभी तक क्या क्या जाने, माँ जो है, माँ कहानी का लेखक कौन है, ईश्वर पेटलीकर, इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया काला पानी, और हाँ दूसरा क्या लिखा गया, खून की सगाई क्या है, एक कहानी है। ठीक है, अब आगे हम जानते हैं जो माँ कहानी है, इसका हिंदी अनुवादक कौन है, तो गोपाल दास नागर है। हिंदी अनुवादक कौन है, तो गोपाल दास नागर है। या कैसी कहानी है, तो या विचार प्रधान कहानी, या कैसी कहानी, विचार प्रधान कहानी है। ठीक है, अब हम आगे जानते हैं, इस कहानी में माँ की ममता के बारे में बताया गया, यानी कि जो माँ कहानी है इसमें किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है, तो माँ की ममता के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी कि वर्णन कहने का मतलब बताया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इस कहानी का मुख्य पात्र मंगू है, यानी कि इस कहानी की मुख्य पात्र कौन है, तो मंगू है, जिसका नाम मंगू है, जो जन्म से पागल और गूंगी है। इस तरह से आपके एग्जाम में पूछ देगा कि मंगू जन्म से कैसी है, तो क्या है, तो पागल और गूंगी है। ठीक है, अगर दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा तो आपको पागल मारना है, अगर हाँ दोनों रहे तो ये भी दोनों मार देना है। ठीक है,
आगे हम देखते हैं माँ की 4 संतानें। माँ की कितनी संतानें? 4 संतानें। इस कहानी में माँ, जो मंगू की माँ है, उनकी कितनी संतानें? तो 4 संतानें हैं, ठीक है। यानी कि 4 बाल बच्चे हैं, ठीक है। जिसमें से 2 पुत्र हैं। 2 क्या है? पुत्र है, जो क्या करते हैं? जो शहर में काम करते हैं। और 2 क्या है? पुत्री है। जिसमें से क्या? एक की शादी हो गई। जिसमें से एक की शादी हो गई और दूसरी सबसे छोटी बेटी कौन है? तो मंगू है, ठीक है। तो आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, माँ कहानी की जो माँ है, उनकी टोटल कितने संतानें? तो 4 संतानें। कितनी? 4 संतानें, ठीक है। जिसमें 2 पुत्र है, जो शहर में काम करते हैं, 2 पुत्री है, जिसमें से एक की शादी हो गई और एक जो मंगू है, बेटी है, जो जन्म से ही गूंगी और पागल है, ठीक है। जन्म से ही गूंगी और पागल है, ठीक है। अगर इसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछ देगा कि मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें, तो मंगू को छोड़ दें तो माँ की कितनी संतानें? तो 3 संतानें। मंगू को हटा दे तो कितनी संतानें बचेंगी? तो 3 संतानें। और मंगू को मिला के 4 संतानें, ठीक है। आगे अब हम इस तरफ देखते हैं, जो माँ कहानी का हिंदी अनुवादक है कौन है? तो गोपाल दास नागर है। इसे भी हम आपको बता देंगे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। यह कैसी कहानी है? तो विचार प्रधान कहानी है, ठीक है। ये तो आपको बता ही दिया। अब यहाँ कहानी में है, जो हम देखते हैं, मंगू जो है क्या जन्म से ही पागल थी। तो देखिए, इस कहानी में माँ जो है मंगू को अस्पताल में नहीं भर्ती कराना चाहती, यानी कि क्योंकि ओबा अस्पताल को गौशाला की उपमा देती, यानी कि ओबा अस्पताल को जिस तरह से गाय को यहाँ गौशाला में रखा जाता है, उसी तरह से ओबा अस्पताल को भी समझती है कि आदमी को वहाँ सही से देख रेख नहीं किया जाता है। वह माँ को, वह अपनी बेटी मंगू को अपनी देख रेख में मतलब सेवा करना चाहते थे, ठीक है। इसलिए वो अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहते। इस तरह से आपके 2 नंबर में प्रश्न पूछ दिया जाता है कि माँ जो है मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। तो इस तरह से आप प्रश्न लिख सकते हैं, क्योंकि माँ जो है क्या मंगू को अस्पताल में भर्ती इसलिए नहीं कराना चाहती है क्योंकि वो अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है, ठीक है। यानी कि उसे गौशाला की तरह समझती है, इसलिए मंगू को, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहते। लेकिन आगे क्या होता है ये जानते हैं, ठीक है। इस कहानी में आगे होता यह है कि इसी गांव में एक कुसुम नाम की एक लड़की थी, जो क्या थी? जो पागल थी। उसी अस्पताल में भर्ती कराने के बाद ठीक हो गई। यानी कि मंगू जो कुसुम थी उसी गांव की रहने वाली थी, उसी अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या? वह ठीक हो गई, ठीक है। जिसके सुधार को देखकर लोगों ने मंगू की माँ को अस्पताल में भर्ती, यहाँ पर गलत है, ठीक है, भर्ती कराने की सलाह दी। क्या? भर्ती कराने की सलाह दी। जिसके बाद क्या होता है हम आपको आगे बताते हैं। जिसके बाद मंगू भी ठीक हो जाती है, ठीक है। तो कहानी समाप्त होता है और यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ देता है कि मंगू की उम्र कितना वर्ष थी? तो 12 वर्ष था। मंगू कितने वर्ष की थी? तो 12 वर्ष। यानी कि इस कहानी में जो माँ कहानी, इसमें मंगू का उम्र क्या है? तो 12 वर्ष था, ठीक है। और ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, मंगू के अलावा माँ के 3 संतान है, ठीक है, जो आपको हमने बता दिया। तो अब हम आपको बता देते हैं ट्रिक से कैसे याद रखेंगे लेखक का नाम और अनुवादक का नाम, ठीक है। तो माँ जो कहानी है क्या है? ईश्वर पेटलीकर है। तो माँ जो होती है किसके समान होती है? ईश्वर के समान होती है। ट्रिक आप एग्जाम हॉल में अगर पूछ दिया कि माँ है, जो माँ का लेखक है कौन है? तो ईश्वर है, ठीक है। ईश्वर पेटलीकर है। तो इसे कैसे याद करेंगे एग्जाम हॉल में? तो इस तरह से याद करेंगे, माँ जो होती है कि क्या होती है? ईश्वर के समान होती थी, इसलिए आप किस में टिक मारेंगे? ईश्वर पेटलीकर में टिक मार देंगे, ठीक है। अभी हम ये भी याद कर लेते हैं कि कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के रहने वाले थे। तो इसका ट्रिक इस तरह से हम रखेंगे, ईश्वर जो होते हैं क्या? कभी नहीं गुजरते, यानी कि नहीं गुजरते हैं, गुजरते हैं, यानी कि ईश्वर कभी नहीं गुजरते। तो क्या हो जाएगा? गुजरात। यानी कि इससे गुजरात, जो लेखक है कहाँ के रहने वाली है? तो गुजरात के रहने वाली है, ठीक है। इस तरह से आप याद कर लेंगे। और आगे हम देखते हैं, आगे है माँ जो कहानी, इसका हिंदी अनुवादक कौन है? तो गोपाल दास नागर। तो इसे इस तरह से याद रखेंगे, ईश्वर का सब क्या होते हैं? तो दास होते हैं। ईश्वर का क्या होता है? सभी दास होते हैं। जिसमें भी दास दिखे बीच में, कहाँ? तो बीच में, तो उसमें टिक मार देना, यानी कि गोपाल दास नागर। अगर बीच में देख लें तो आपको तो नाम वहां पर याद हो ही जाएगा, गोपाल दास नागर। 1-2 बार हमारे साथ बोलिएगा, माँ कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? तो गोपाल दास नागर, गोपाल दास नागर, गोपाल दास नागर। इस तरह से आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो ये कहानी भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम चलते हैं 4 चैप्टर की तरफ, ठीक है, चौथा चैप्टर की तरफ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया पॉज करके वीडियो को। अब यहाँ चलते हैं चैप्टर 4 में, ठीक है।
हमारा चौथा चैप्टर का नाम क्या है? तो नगर नाम है, जिसका लेखक कौन है? सुजाता, जो एक क्या है? तमिल लेखिका है, ठीक है, यानी कि एक लेखिका है, ठीक है। नगर कहानी का लेखक कौन है? सुजाता, जिनका जन्म स्थान कहाँ है? तो तमिलनाडु चेन्नई, तमिलनाडु चेन्नई, ठीक है। इनका जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म कहाँ हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ, ठीक है, जो चेन्नई में पड़ता है। इसका वास्तविक नाम क्या है? इनका वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन। इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन नाम है। क्या नाम है? वास्तविक रियल नाम क्या है? तो एस रंगराजन नाम है, ठीक है। ऐसे पुकारो नाम है, एक होता है ना, वो सुजाता है। तो नगर कहानी का लेखक कौन है? सुजाता, जिसका पूरा मतलब वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो तमिलनाडु चेन्नई में हुआ था, ठीक है। या कैसी लेखिका है? तो तमिल, यानी कि तमिलनाडु की रहने वाली है, जन्म स्थान वहीं हुआ, तो तमिल लेखिका है, ठीक है। अब हम समझते हैं इस तरफ नगर कहानी। इसका हिंदी अनुवादक कौन है? तो के ए जमुना है। इनका हिंदी अनुवादक कौन है? तो के ए जमुना है। यह कैसी कहानी है? यह व्यंग प्रधान कहानी है, ठीक है, यानी कि बातचीत से संबंधित कहानी है, ठीक है। यह एक व्यंग प्रधान कहानी है। इस कहानी का मुख्य पात्र पपाती है, यानी कि जो इस कहानी है, ये कहानी का नाम है नगर। नगर कहानी का जो वहाँ मुख्य पात्र है कौन है? पपाती है। इस नगर कहानी का कौन मुख्य पात्र है? तो पपाती है, ठीक है, याद रखिएगा। पपाती की माँ का नाम क्या है? यानी कि इस कहानी में माँ के भी बारे में बताया गया। तो पपाती की माँ का नाम क्या है? तो बली अमाल है। इस कहानी में एक बेटी है जिसका नाम है पपाती, जो मुख्य पात्र है इस कहानी का, और उसकी माँ का नाम क्या है? बली अमाल। बली अमाल जो कैसी महिला है? तो जो अनपढ़ महिला है, ठीक है, एक अनपढ़ ग्रामीण महिला। ग्रामीण लिखना शायद भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेंगे। जो एक अनपढ़ ग्रामीण महिला है, ठीक है, यानी कि गांव की अनपढ़ महिला, गांव में रहने वाली है और अनपढ़ है, ठीक है। अब हम समझते हैं इस कहानी में था क्या। तो जो पपाती है वो क्या, उसको बुखार था, एक बुखार लग गया था। बुखार का नाम क्या है? मेनिंजाइटिस। बुखार बहुत प्रकार के होता है, उसी में से एक प्रकार है मेनिंजाइटिस। तो इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पपाती को कौन सा बुखार हुआ था? तो मेनिंजाइटिस क्या है? एक प्रकार का बुखार है, ठीक है। बहुत प्रकार को, जैसे टाइफाइड क्या है? बुखार है, पर लेकिन हम पपाती जो है उसको कौन सा बुखार हुआ था? तो मेनिंजाइटिस हुआ था, ठीक है। तो आगे क्या होता है? तो इसकी माँ ने, यानी कि किसकी माँ ने? तो पपाती की माँ ने गांव के एक डॉक्टर के कहने पर मदुरै के, मदुरै मतलब मदुरै कहाँ है? तो तमिलनाडु में। मदुरै के एक बड़े अस्पताल में आई, यानी कि लेकर आई किसको? तो पपाती को लेकर आई। किसके कहने पर? तो डॉक्टर, जो गांव में होता है ना प्राइमरी डॉक्टर, जहाँ पर सबसे पहले छोटा मोटा जहाँ पर इलाज किया जाता है, छोटा मोटा, वहाँ पे वहाँ के डॉक्टर ने क्या सलाह दिया पपाती के माँ को कि इसे मतलब नगर ले जाए, मदुरै में ले जाए, एक बड़ा अस्पताल के बारे में बताया, फिर वहाँ जाती है, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है कि यहाँ जो बली अमाल है वो क्या, एक अनपढ़ महिला थी। तो वह शहर जाती है, तो वहाँ डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर वहाँ क्या कहता है? उसे कहता है कि इसे एडमिट करवाओ। तो वहाँ फिर एडमिट करवाने के बाद एक चिट देता है, जिसे यहाँ मतलब जो वो बली अमाल थी उसे कहती है कि डॉक्टर उस तरफ है, उधर जाए। वहाँ पे जाती है, तो वहाँ पर एक मतलब जो कंपाउंडर होता है वो कहता है इस पर डॉक्टर का दस्तक ही नहीं है, और बेचारी को वहाँ जो बली अमाल है उसको इस तरफ से इधर से उधर मतलब वो घुमाती है, क्योंकि वह अनपढ़ महिला थी, उसको नहीं पता था। कहता है कि रूम नंबर 48 में जाओ, इस तरह से मतलब वहाँ पर किया जाता है, इधर से उधर। तो बेचारी अनपढ़ होने के कारण वह वापस घर चली आती, मतलब घर की ओर चली आती है बस पकड़कर, और अपने आप को संतुष्ट करते हुए कहती है कि चलो थोड़ा मोड़ा बुखार ही तो है, कोची कहता है, बुखार ही तो है, अपने गांव जाकर वैद्य जी से दिखा देंगे और ठीक हो जाएगी। इस तरह से अपने आप को संतुष्ट कर लेती है। तो इस कहानी से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं वो हम आपको बताते हैं। इस कहानी से, जो नगर कहानी है, नगर कहानी से लेखक संदेश देते हैं कि नारियों को हमेशा कैसा शिक्षित होना चाहिए, ठीक है। इसलिए पढ़ो लिखो। और हाँ, जो नेक्स्ट है क्या है? पपाती की उम्र क्या है? कितना था? वर्ष, 12 वर्ष था, ठीक है। पपाती का उम्र क्या है? 12 वर्ष। और मंगू का भी उम्र क्या है? 12 वर्ष। दोनों का सेम ही है, ना कि 13 वर्ष मार के चल आना, ठीक है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। तो पपाती की उम्र क्या था? तो 12 वर्ष था, ठीक है। अब हम 5 चैप्टर की ओर चलते हैं, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पपाती को कौन सा बुखार था? तो मेनिंजाइटिस का था, ठीक है। मदुरै गए थे, ठीक है। हम थोड़ा सा ट्रिक से यहाँ देख लेते हैं, आपको ट्रिक बताए नहीं, इसे कैसे याद रखेंगे। देखिए लेखक का नाम हम आपको याद करने का ट्रिक बताते हैं। नगर कहानी है जिसका लेखक कौन है? सुजाता।
तो हम इसको इस तरह से याद रखेंगे ट्रिक से। नगर जाने में क्या होता है, तो पैर सूज जाता है, यानी कि सूज जाता है, सूज जाता कहने का मतलब क्या, सूज जाता। इस तरह से हम याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ इस कहानी में जो बली अमाल थी ग्रामीण महिला थी, गांव से जब शहर की ओर जाता है तो क्या होता है, पैर सूज जाता है। ठीक है, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। वैसे बली अमाल है जो बस पकड़कर शहर की ओर गई थी, ठीक है, यानी कि बस से गई थी, पर हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि नगर जाने में क्या होता है, पैर सूज जाता है। जिससे हम क्या याद रखेंगे, नगर कहानी का जो लेखक है कौन है, तो सुजाता है। ठीक है, यह ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम 5 चैप्टर की ओर चलते हैं, बाकी आप खुद से देख लेंगे, एक दो बार याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम 5 चैप्टर की ओर चलते हैं। हमारा 5 नंबर चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी। यह जो चैप्टर है हिंदी वर्णिका भाग 2 जो किताब है उसका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, यानी कि हिंदी वर्णिका भाग 2 का लास्ट चैप्टर या आखिरी चैप्टर है। अब हम इसे देख लेते हैं जल्दी से, थोड़ा सा और, ज्यादा नहीं। धरती कब तक घूमेगी, तो इसका लेखक जो है कौन है, साबर दैया है। ठीक है, इसका लेखक कौन है, साबर दैया। कहाँ के रहने वाले हैं, तो राजस्थान के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले, तो राजस्थानी कहानीकार, यानी कि राजस्थान के रहने वाले। ठीक है, जो अब हम इस कहानी में इनका जन्म के बारे में नहीं बताया गया। ठीक है, इसलिए हम भी आपको नहीं बताए। तो आगे है क्या, धरती कब तक घूमेगी, इसका लेखक मतलब हिंदी अनुवादक कौन है, तो इन्होंने स्वयं किया, यानी कि जो यहाँ राजस्थानी लेखक हैं वो हिंदी भी जानते थे, इसलिए धरती कब तक घूमेगी वो राजस्थानी में भी लिखे और हिंदी में लिखे, यानी कि हिंदी में स्वयं लिखे, इसलिए इसका हिंदी रूपांतरण इन्होंने स्वयं किया। ठीक है, यानी कि इस तरह से पूछ देगा कि धरती कब तक घूमेगी, इसका लेखक कौन है, तो स्वयं, यानी कि साबर दैया। वहां पर ऑप्शन रहेगा स्वयं, साबर दैया, तो इसमें टिक मार देना है। ठीक है, यानी कि इसका लेखक कौन है, तो साबर दैया, जो एक राजस्थानी कहानीकार। इतना ही याद रखिएगा। इधर अब हम देखते हैं धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी या कैसी कहानी, तो समस्या प्रधान कहानी है। धरती कब तक घूमेगी, तो समस्या प्रधान कहानी है। ठीक है, इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है, इस कहानी में क्या है जो हम अभी बताने वाले। तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र है, कहानी की मुख्य पात्र कौन है, तो सीता है, यानी कि सीता एक बूढ़ी औरत है। ठीक है, जो 3 बच्चों की माँ है, यानी कि इनकी यहाँ जो यहाँ 3 संतान है। ठीक है, सीता के कितने संतान है, 3 संतान है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीनों का नाम क्या है, बड़ा बेटा का नाम है, यानी कि बड़ा पुत्र का क्या नाम है, कैलाश नाम है। क्या नाम है, कैलाश नाम है, याद रखिएगा। दूसरा मंझला का क्या नाम है, नारायण नाम है। और तीसरा जो सबसे छोटा बेटा है उसका नाम क्या है, बिज्जू नाम है। ठीक है, इस कहानी में क्या खास है, इस यहाँ पर हम देखते हैं। इस कहानी में सीता यानी जो माँ है, यानी माँ को बारी बारी से तीनों बेटे एक एक महीना के लिए खिलाते हैं। ठीक है, इस कहानी में यही बताया गया। और आगे क्या बताते हैं, एक दिन की बात है, क्या होता है, एक दिन की बात है जब कैलाश ने अपने छोटे दोनों भाइयों को बुलाकर कहा कि माँ एक एक महीना के लिए इधर से उधर लुढ़कती है, यह अच्छा नहीं लगता है, तो माँ को 50-50 रुपया महीना दे दिया करो, जिससे वो अपना खाना खुद बनाएगी और खाएगी। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए इसके आगे क्या होता है, यानी कि इस कहानी में सीता मुख्य पात्र है। ठीक है, इस कहानी में आपको हम दोबारा बताते हैं। 3 बेटा है, कैलाश, नारायण, बिजू। तीनों यहाँ क्या माँ जो है सीता इनको तीनों बारी बारी से महीना में खिलाता है। इसके बाद एक दिन एकाएक कैलाश क्या कहता है कि दोनों भाई को बुलाकर, ये दोनों नारायण और बिज्जू को बुलाकर कहता है कि माँ कब से इधर से उधर लुढ़केगी, एक एक महीना के लिए खिलाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। क्या ऐसा करो कि हम जो माँ है उनको तीनों मिलके 50-50 रुपया दे दो, जिससे वो क्या खुद खाएगी और बनाएगी। इससे क्या माँ को अंदर अंदर घुटन महसूस हुआ, और क्या वह सुबह मतलब उठ के वह घर से मतलब चली गई। ठीक है, और उसके बाद घर कभी नहीं आई। इसलिए इस कहानी का नाम रखा गया धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, इसलिए ये कैसा कहानी, तो समस्या प्रधान कहानी, जो हर घर की समस्या है। ठीक है, लेखक बताना चाहते हैं। ठीक है, अब इसका ट्रिक तो हमने कुछ बनाया नहीं, फिर भी आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। धरती कब तक घूमेगी, साबर दैया। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, धरती कब तक घूमेगी, घूमेगी कब तक, तो साबर को हम सवेरे बना देते, साबर को क्या बना देते, सवेरे। ठीक है, साबर को सवेरे बना देते। धरती कब तक घूमेगी, सवेरे, सवेरे से साबर, यानी कि धरती कब तक घूमेगी, तो साबर दैया। इस तरह से याद कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो से 15 नंबर आपको पक्का मिलेंगे। अगर नहीं यहाँ याद हुआ तो दोबारा वीडियो को देख ले। अगर आप इन 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जिसका जाकर आप 5 चैप्टर का बारी बारी से ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।